Hi nurses, I'm Navkiran this side, your NCLEX RN guide and mentor. और मैंने बहुत सारी नर्सेज, शायद कुछ थाउजेंड्स ऑफ नर्सेज को NCLEX RN क्लियर भी करवाया है, बहुत साल के गैप के बाद भी, 30 साल 35 साल. सो इट्स वेरी इजी फॉर मी टू मेक यू NCLEX RN चैम्पियन. NCLEX RN ही क्यों, देर आर मैनी अदर एंट्रेंस एग्जाम जिनकी आप मेरे पास तैयारी कर सकते हो. अब ये जो आज मैं वीडियो लेके आई हूँ, इसमें एक ऐसी डिसीज़ की बात करेंगे जो कि क्रॉनिक और स्लोली प्रोग्रेसिव तो है, लेकिन ये बहुत कॉमन डिसीज़ भी है. और इसके साथ साथ ये डिसीज़ आपके एग्ज़ाम्स में बहुत कॉमनली पूछी जाती है, एंड दैट डिसीज़ इज़ पार्किंसंस डिसीज़. ये न्यूरोलॉजी चैप्टर में आने वाली एक डिसीज़ है जो कि नर्सेज को ज़रूर पता होनी चाहिए, स्पेशली वो जो लॉन्ग टर्म केयर में काम करना शुरू करना चाहती हैं और जिन्होंने अपना करियर जो है वो फॉरेन कंट्रीज़ में भी सेटल करना है. तो चलिए पार्किंसंस डिसीज़ के बारे में शुरू करते हैं. सबसे पहली चीज़, हमारी बॉडी में एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डोपामिन. अब डोपामिन का काम होता है आपकी बॉडी में एक्साइटेटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करना. एक्साइटेटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करना किसको बोलते हैं? आप मेरे साथ एक एक्सपेरिमेंट करिए राइट नाउ. आप सब लोग अपने हाथ ऐसे आगे करिए और इनको ढीला छोड़ दीजिए. बिल्कुल आप ध्यान से देखिए, मेरे हाथ स्लाइटली मूव कर रहे हैं, लेकिन ये यूं मूव नहीं कर रहे हैं. वो क्यों मूव नहीं कर रहे हैं? क्योंकि मेरी बॉडी में डोपामीन का अमाउंट बिल्कुल सही है जो कि इस मूवमेंट को रोक रहा है कि मेरे जो हाथ हैं वो इनवॉलंटरी मूव ना करें. अगर मैं चाहूँ तो मैं अपने हाथों को मूव कर सकती हूँ, यानी कि वॉलंटरली मैं अपने हाथों को मूव कर सकती हूँ, लेकिन वो अपने आप मूव होते रहें ऐसा नहीं होगा. तो इस चीज़ को मेक श्योर करता है डोपामीन. अब यही डोपामीन अगर आपकी बॉडी में डेफिशिएंट हो जाता है तो उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं पार्किंसंस डिसीज़. तो पार्किंसंस डिसीज़ को जब हम डिफाइन करेंगे तो हम बोलेंगे ये एक स्लो प्रोग्रेसिव क्रॉनिक डिसीज़ है, और ये क्योंकि डिटीरियोरेट होती रहेगी, मतलब ये आगे आगे जो है वो प्रोग्रेस करती रहेगी. ये स्टार्ट होती है जस्ट आपके हाथ के अंगूठे हिलने से. मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट बोलेंगे कि मेरा थंब जो है वो इनवॉलेंटरली मूव कर रहा है, और धीरे धीरे उसका हाथ मूव करता है, फिर बाजू मूव करती है, फिर पूरा जो बॉडी है वो शेक होनी शुरू हो जाती है. तो ये प्रोग्रेसिव डिसीज़ है, मतलब ये छोटी सी जगह से स्टार्ट होके पूरे बॉडी को अपनी चपेट में ले लेगी. और इसकी लास्ट स्टेज जो होती है उसमें होती है मेंटल डिटीरियोरेशन. जो इंसान है वो अपना मेंटल बैलेंस जो है वो खो देता है. अब जो पार्किंसंस डिसीज़ है, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये होती है कि पेशेंट चलने फिरने के लायक नहीं रहता. पहले डिस्काइनेजिया होता है, मतलब चलने फिरने में दिक्कत, धीरे धीरे ये एकाइनेजिया में कन्वर्ट हो जाता है. अगर वो चल फिर नहीं पाएगा तो व्हील चेयर के ऊपर आ जाएगा. ठीक है, तो ये एक डिसेबिलिटी वाली डिसीज़ है जो डिसेबल कर देती है पेशेंट को. इसके साथ साथ पेशेंट को फॉल्स होने शुरू हो जाते हैं क्योंकि वो अपनी बॉडी का बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाता. सेल्फ केयर डेफिशिएंट हो जाता है. आप इमेजिन करिए ना, अगर आपका हाथ बहुत ज़्यादा मूव कर रहा है तो आप ब्रश कैसे करेंगे? अगर आपका हाथ बहुत ज़्यादा मूव कर रहा है तो आप कंघी कैसे करेंगे? यू कैनॉट कॉम्ब योर हेयर और यू कैनॉट टेक अ बाथ बिकॉज यू आर नॉट एबल टू मेंटेन योर बैलेंस. यू माइट फॉल इन द बाथरूम, है ना. तो ये डिसेबिलिटीज़ जो हैं इसमें हो जाती हैं. इसके साथ साथ इंसान जो है वो डिप्रेशन में जाता है और धीरे धीरे बॉडी सिस्टम भी फेल होने शुरू हो जाते हैं. तो इसमें जो अगर हम साइन एंड सिम्टम्स की बात करें कि पार्किंसंस डिसीज़ जो है इसमें साइन एंड सिम्टम क्या आएंगे, जो सबसे पहला साइन आता है वो है इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट. कोई भी बॉडी पार्ट जो है वो इनवॉलेंट्री मूव करना शुरू कर देगा और धीरे धीरे ये मूवमेंट जो है वो आपकी बॉडी में प्रोग्रेसिवली फैलती जाएगी. इसके साथ साथ ब्रेडिकाइनेजिया हो जाएगा, यानी कि जो पेशेंट है वो बहुत धीरे धीरे चलना शुरू कर देगा. और स्टूप्ड पोस्चर हो जाता है, आगे को झुका हुआ. क्योंकि ये डिसीज़ ज़्यादातर बुढ़े लोगों में देखी जाती है तो आप देखेंगे इस पेशेंट में जो मूवमेंट है वो काफ़ी स्लो हो जाती है, और जब भी पेशेंट मूव करता है तो काफ़ी झुकी हुई पोजीशन में ये मूव करता है. तो उसको बोलते हैं स्टूप्ड पोस्चर, और ब्रेडिकाइनेजिया जो है इसमें शो होगा. फिर धीरे धीरे पेशेंट को एकाइनेजिया हो जाएगा. पेशेंट की जो स्पीच है वो मोनोटोनस हो जाती है. मोनोटोनस मतलब जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरी टोन भी चेंज हो रही है, मेरा पिच भी चेंज हो रहा है, लेकिन इस पेशेंट ने जब आपसे बात करनी है तो ना ही इसका पिच चेंज होगा ना ही इसकी इमोशंस चेंज होंगे वॉइस में, तो एक ही तरह से बोलता रहेगा. इस पेशेंट की जो हैंड राइटिंग होती है वो प्रोग्रेसिवली छोटी 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 होती जाएगी. पहले जो अल्फ़ाबेट बिल्कुल नॉर्मल साइज़ के लिख रहा था पेशेंट, अब वो कंट्रोल करने के चक्कर में, क्योंकि हाथ बहुत मूव करता है, आप नहीं लिख सकते, तो जब आप हाथ को कंट्रोल करके लिखने की कोशिश करते हो तो हैंड राइटिंग जो होती है वो प्रोग्रेसिवली स्लो हो जाती है.
और इस पेशेंट में आपको टिपिकल ट्रेमर्स मिलते हैं जिनको हम बोलते हैं पिल रोलिंग। तो जो हाथ हैं वो इस तरह से मूव करेंगे, क्योंकि हाथ इस तरह से मूव कर रहे हैं तो ऐसे लगेगा जैसे हम रोटी के लिए पेड़ा बना रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसको बोलते हैं पिल रोलिंग मूवमेंट। तो ये आपको एक पार्किंसंस डिसीज वाले पेशेंट में दिखाई देगी। और इसके साथ साथ ये वाला जो पेशेंट है इसके ब्लैंक फेशियल एक्सप्रेशन होंगे। तो बहुत बारी आपके एंट्रेंस एग्जाम में आपको लिखा हुआ दिखेगा मास्क लाइक फेस, ओके। तो मास्क लाइक फेस एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है पार्किंसंस डिसीज का। इसके साथ साथ इस पेशेंट में आप देखेंगे ना लगातार ड्रूलिंग होती रहती है, ये अपना सलाइवा जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाते और इनको स्पीकिंग में भी डिफिकल्टी होगी, फिर धीरे धीरे इनको स्वेलोइंग में डिफिकल्टी हो जाएगी। मैं चाहती हूँ ये पॉइंट आप नोट करें कि इस पेशेंट को स्वेलोइंग में दिक्कत होती है, क्योंकि आगे चल के नर्सिंग मैनेजमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम इसी चीज़ के ऊपर पकड़ेंगे। इसके साथ साथ ये वाला जो पेशेंट होता है इसका प्रोपल्सिव गेट होता है, मतलब जब ये चलता है तो थोड़ा आगे को ऐसे प्रोपेल करके फिर ही चल सकता है। अगर हम जैसे हम आराम से चलते हैं, वी डोंट वॉक विद प्रोपेलिव मूवमेंट, है ना। तो प्रोपल्सिव मूवमेंट से हम वॉक नहीं करते हैं। तो ये पेशेंट जो होता है इसकी प्रोपल्सिव मूवमेंट जो है वो होती है। तो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स जो हैं इस पेशेंट में आपको मिलेंगे। अब पार्किंसंस डिसीज जो है वो हो गई है, ऑब्वियसली डोपामिन का लेवल जो है वो चेक होंगे, फिर पता चलेगा कि ठीक है जी पार्किंसंस डिसीज है। और साइन एंड सिम्टम इसके इतने टिपिकल होते हैं कि देखने पर से पता चल जाता है कि पार्किंसंस डिसीज हो रही है। अब इसकी नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करनी है? सबसे पहली चीज़ है, जब भी आपके पास पेशेंट आए आप ऑब्वियसली उसका बॉडी असेसमेंट करेंगे। न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जैसे कि टेस्ट करके देखेंगे, हाथ आगे करके उसको बोलेंगे कि इनको स्टेबल करने की कोशिश करो, पेशेंट नहीं कर पा रहा, जो मूवमेंट है हाथों की होती जा रही है। तो इस तरह के कुछ टेस्ट जो हैं वो हम करेंगे। न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट में हम सेंसेशन चेक करेंगे, कोऑर्डिनेशन चेक करेंगे, बैलेंस चेक करेंगे। रोमबर्ग टेस्ट आप कर सकते हो, देखो फॉल वगैरह तो नहीं हो रहा। इसके साथ साथ हम लोग जो हैं, जब हमें डायग्नोसिस हो चुका है कि पार्किंसंस डिसीज़ है, अब ये पेशेंट ज़्यादातर लॉन्ग टर्म केयर में आपको मिलते हैं क्योंकि क्रॉनिक डिसीज़ है, पेशेंट इससे एकदम मरेगा नहीं। तो इस पेशेंट में सबसे बड़ा जो ध्यान रखना है वो है एयरवे। एयरवे इज़ ऑलवेज द प्रायोरिटी। अब मैं आपको याद करवाती हूँ, हम साइन एंड सिम्टम में पढ़ रहे थे कि स्वेलोइंग में डिफिकल्टी होगी। तो हम लोगों ने ये ध्यान रखना है कि क्योंकि अगर गैग रिफ्लेक्स में प्रॉब्लम है, स्वेलोइंग में डिफिकल्टी है, तो कहीं हमारा पेशेंट खाने को एस्पिरेट ना कर जाए। अब इस पेशेंट के लिए जो सबसे एप्रोप्रिएट टाइप ऑफ डाइट रहती है दैट इज़ अ सेमी सॉलिड डाइट, क्योंकि इस पेशेंट को चूइंग में भी डिफिकल्टी होती है। तो अगर आप कोई हार्ड फूड दोगे तो वो चू ही नहीं होगा, इससे चू हो जाएगा तो स्वेलो करने में दिक्कत आएगी। तो अगर आप लिक्विड दोगे तो लिक्विड ट्रेकिया में चला जाएगा, वो वैसे ही एस्पिरेशन हो जाएगी। तो इसलिए इस पेशेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम इसको सेमी सॉलिड फूड दें। सेमी सॉलिड फूड देना है, लेकिन वो फूड हाई इन कैलोरी होना चाहिए। अब ऐसा क्यों? आप इमेजिन करो कि आपकी बॉडी लगातार हिल रही है सारे दिन के लिए और एक सेकंड के लिए भी नहीं रुक रही, तो उस केस में आप कितनी कैलोरीज लूज कर रहे हो? आप जितनी कैलोरीज लूज कर रहे हो उतना ही आपका वेट लॉस होगा। तो इस पेशेंट में हाई कैलोरी, हाई प्रोटीन, हाई फाइबर लेकिन सॉफ्ट डाइट देनी होगी और स्मॉल फ्रीक्वेंट फीड्स जो हैं वो देने होंगे। इस पेशेंट के केस में हम लिक्विड इनटेक इंक्रीज करते हैं, और कितना इंक्रीज करते हैं? 2000 ml पर डे इंक्रीज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये पेशेंट ज़्यादातर अपनी व्हीलचेयर पे होगा या बेड पे होगा, तो मूवमेंट ज़्यादा ना होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए इस पेशेंट में फ्लूइड इनटेक इंक्रीज करना होगा। इसके साथ साथ एक बात हमेशा याद रखें, नर्स होने का मतलब ये नहीं होता कि हम पेशेंट को बेबी बना लें। आप जब भी कोई पेशेंट डिसेबिलिटी में जा रहा होता है ना, प्रोग्रेसिव डिसीज़ है तो धीरे धीरे पेशेंट की बॉडी डिसेबल होगी, तो हम लोगों ने एज अ नर्स ये कोशिश करनी होती है कि जितने फंक्शंस उसके हम लोग रिटेन कर सकें उनको हम रिटेन करके रखें। तो ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? पेशेंट को बोलेंगे जितनी एक्टिविटी वो खुद कर सकता है एटलीस्ट उतनी करे, क्योंकि अगर वो अपने हाथ पैर चलाता रहेगा तो उसके हाथ पैर चलते रहेंगे। अगर आप उसको डे 1 को बेबी बना लोगे तो उसके हाथ पैर उसी दिन से चलने बंद हो जाएंगे। तो जब भी कोई ऑर्गन या लिम्स डिसेबल हो रही होती हैं, उनको बचाने का सबसे बढ़िया तरीका होता है हम अपने पेशेंट को काम पे लगाएं, उन लिम्स को काम पे लगाएं। मैं ये नहीं बोल रही कि उसकी एबिलिटी के बियॉन्ड आपको उसको एक्टिविटी करानी है, नहीं, लेकिन जितनी एक्टिविटी आपका पेशेंट कर सकता है उतनी करवानी है। इसके साथ साथ
जब भी हम कोई भी एक्टिविटी पेशेंट से करवा रहे हैं इंडिपेंडेंटली, तो सेफ्टी का ध्यान ज़रूर रखें। आप ये देखें कि ये एक्टिविटी करते हुए पेशेंट को इंजरी तो नहीं हो जाएगी। तो सेफ्टी इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी इन द पार्किंसंस डिसीज आफ्टर एयरवे एंड ब्रीदिंग। इसके बाद हम लोग पेशेंट को एम्बुलेट कराने में हेल्प करेंगे। अगेन मैं वही रिपीट करूंगी, अगर पेशेंट खुद से एम्बुलेट कर सकता है ठीक है, लेकिन आपको साथ में रहना है। पेशेंट को हमने वॉकर देना है, या पेशेंट व्हील चेयर पे आ चुका है, कोई भी असिस्टेड डिवाइसेस आपने देनी है, केन देनी है, फिर भी आपने पेशेंट के साथ ही रहना है, सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना है। इसके साथ साथ हम पेशेंट को बोलेंगे कि वो पाँव उठा के चले, वो कभी भी पाँव को घसीट के ना चले। अगर घसीट के चलेगा तो उसकी जो लेग्स हैं वो वॉकिंग के लिए ट्रेंड नहीं रहेंगी, ठीक है। तो हम लोग उसको बोलेंगे कि पाँव जो है उसको उठा के चले, और लो हील शूज़ पहनने हैं, क्योंकि हाई हील शूज़ से पेशेंट गिर सकता है। पेशेंट जो है कभी भी बेड के ऊपर लेटेगा तो कभी भी सॉफ्ट मैट्रेस नहीं होना चाहिए। आप कभी भी नोट करना, अगर आपके घर में भी सॉफ्ट मैट्रेस होता है तो आपको सुबह उठने में कितनी दिक्कत होती है उस बेड पे से। तो इस पेशेंट में तो स्ट्रेंथ जो है उसकी कमी हो रही है। तो इस पेशेंट को हमेशा एक ऐसा बेड देना है जो कि हार्ड मैट्रेस होता है, ठीक है, ताकि ये पेशेंट जो है वो जल्दी से उस मैट्रेस से उठ जाए। और प्रॉपर पोस्चर जो है वो मेंटेन करने के लिए बोलना है, क्योंकि इस पेशेंट में स्टूप्ड पोजीशनिंग होती है, तो जिसकी वजह से पीछे हम बन सकता है, पोस्चर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो हम लोग असिस्ट करेंगे कि ये पेशेंट जो है वो सीधा पोस्चर जो है वो मेंटेन करके रखे। इसके साथ साथ एंटी पार्किंसोनियन मेडिकेशंस जो हैं वो भी दे सकते हैं, ऑब्वियसली वही इसका ट्रीटमेंट है मेडिकल वाला। तो एंटी पार्किंसोनियन मेडिकेशन ज़्यादातर जो हम देते हैं दैट इज़ लीवोडोपा। अब लीवोडोपा जब आप पेशेंट को दे रहे हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ साथ में याद रखनी है, पेशेंट को अवॉइड करने हैं ऐसे फूड जिनमें विटामिन B6 होता है, क्योंकि लीवोडोपा को ये विटामिन B6 जो है वो एक्ट नहीं करने देगा बॉडी में। और इसके साथ साथ क्योंकि आपका पेशेंट डिप्रेशन में भी जा रहा है, तो एंटी डिप्रेशन मेडिकेशन भी डॉक्टर डालेगा। लेकिन जब ये मेडिकेशन डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो वो ये बहुत ध्यान रखता है कि डोपामिनर्जिक मेडिकेशंस के साथ हम कभी भी मायोइज नहीं देते हैं, मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, जो कि हम साइकेट्रिक मेडिकेशंस में देते हैं। तो मायोइज कभी भी एंटी पार्किंसोनियन मेडिकेशंस के साथ कंबाइन नहीं करने हैं, और विटामिन B6 वाले फूड अवॉइड करने हैं जब भी आप लीवोडोपा ले रहे हैं। तो विद दिस आई विल एंड पार्किंसंस डिसीज वाला टॉपिक। अभी नेक्स्ट वीडियो में और भी न्यूरो के टॉपिक्स आते रहेंगे। अगर ऐसी जानकारी आपको चाहिए और अपना एग्जाम फर्स्ट गो में क्रैक करना है तो किसको फॉलो करना चाहिए आपको? नवकिरण को। ये तो चैनल सब्सक्राइब कर ही लो अगर फर्स्ट टाइम आए हो, क्योंकि BSc नर्सिंग भी कर रहे हो, GNM भी कर रहे हो, तब भी ये बहुत हेल्पफुल है। इसके साथ साथ हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी है, उस पर जाओ और वहाँ पे शॉर्ट्स देखने के लिए भी हमें फॉलो करो। थैंक यू सो मच nurses. I hope that you will definitely succeed in your test, and I'll see you in the next video. Take care.